नमस्कार। मैं सी आनंद बारपुते आज आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में समझाऊंगा। तो नॉर्मली जब हम लोग ट्रस्ट फॉर्म करते हैं या एजुकेशन सोसाइटीज़ या चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो एक तो नॉर्मल ट्रस्ट फॉर्म किया जाए जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या मुंबई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट इसके अंतर्गत फॉर्म होता है, जिसको फॉर्मेशन का एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली 3000 to 10,000 रुपीज़ तक आता है। और इसी फॉर्म में ज़्यादातर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट ये नॉर्मली प्रीवियसली फॉर्म होते थे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आए हैं, कोई भी एनजीओ जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या गवर्नमेंट ग्रांट देना ये ज़्यादा आसान है। तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों होने चाहिए, पहले समझ लीजिए कि अगर एक तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, बॉम्बे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट ये भी समझ लेंगे और उसके बाद इन रिलेशन टू दैट सेक्शन 8 कंपनी भी समझ लेंगे। तो नॉर्मली जिस ट्रस्ट को पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना नहीं है, डोनेशन लेना नहीं है, तो उसमें 3 ट्रस्टीज़ भी रहे तो वो लोग फॉर्म कर सकते हैं। वो मुंबई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंदर फॉर्म होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, एक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर और मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब आपको पब्लिक से पैसा लेना है यानी डोनेशन लेना है, आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आपका कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, इसके साथ साथ पब्लिक का, गवर्नमेंट का, ग्रांट्स का कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो आपको वो ट्रस्ट के अंदर 7 डायरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, 7 ट्रस्टीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब 7 ट्रस्टीज़ में क्या होता है कि बहुत बार जो है कि 7 लोग मिल बैठ के जब बात करते हैं तो कंसेंसस नहीं बन पाता है। किसी भी ये कोई जो मैटर होता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं और वो ट्रस्ट स्प्लिट होने के कगार पे आ जाता है। या फिर बहुत अच्छा अगर ट्रस्ट का काम चला या बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला ट्रस्ट को, तो फिर कोई मेंबर जो है वो अपना एक अलग एजेंडा लेकर के चलते हैं और मैनेजमेंट में डिफरेंस आता है। फिर कोई ना कोई कंप्लेंट कर देता है चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में और फिर वो केस चलते रहता है और वो केस का नतीजा तो कुछ निकलता नहीं, डेट के ऊपर डेट निकलती है और ट्रस्ट का जो काम है, मेन एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये ना होने के लिए अगर वो ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फॉर्म हो गया तो वो ज़्यादा आसान रहता है मैनेजमेंट उसको करना, क्योंकि यानी कॉरपोरेट फॉर्म में यानी सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा अगर वो ट्रस्ट अगर फॉर्म हो गया तो फिर उसको एडवांटेज क्या है कि वो जो भी ट्रस्ट में जो शेयर कैपिटल, इनिशियल शेयर कैपिटल आप लोग देंगे, उसमें जिसका शेयर कैपिटल ज़्यादा रहा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना जो है उसका स्टेक ज़्यादा रहता है। जैसे कि हमने 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बनाया और किसी एक ट्रस्टी का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 लाख या उससे ज़्यादा होगा, तो नेचुरली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किसका सुना जाएगा? वो जिसके शेयर होल्डिंग जो है, जिसका अगर 6 लाख रुपीज़ आउट ऑफ 10 लाख रुपीज़ है, उसका जो है डिसीजन मेकिंग पे वो प्रोसेस पे हावी रहेगा। उसकी जो है वो जो सोचेगा उस हिसाब से उसका काम चल सकता है। और इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म अगर हो गया तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट भी होती है, आसान भी होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कम होते हैं और अगर बाकी लोग अगर उसके साथ एग्री नहीं होते तो उनके पास एक चारा रहता है कि उनका जो शेयर कैपिटल है वो दूसरे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो ट्रस्ट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन जो मेन फाउंडर मेंबर्स है ट्रस्ट के, जो अपने पास ज़्यादा स्टेक लेते हैं, उनकी जो है ट्रस्ट में जा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। अभी तो जो भी सब्सिडी ग्रांट्स के प्रपोजल है तो गवर्नमेंट खुद ये इंसिस्ट करती है कि आपका जो है कि सेक्शन 8 कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी आपका जो एनजीओ है वो कॉरपोरेट फॉर्म में रजिस्टर्ड होना है। तो कॉरपोरेट फॉर्म में जब ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करते हैं तो वो रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, इसलिए उनको बहुत बार सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। सेक्शन 8 कंपनी में जो फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर या उसका रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है,
लेकिन ये सबसे बड़ा उसमें जो अपने को एडवांटेज मिलता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होने की बजाय होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग जो एक्टिविटी है और ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट एंड अफेयर्स जो है वो फाउंडर मेंबर्स के आखिरी तक हाथ में रहता है। और इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि कभी भी इसके आगे कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट आपको फॉर्म करना है, या तो एजुकेशन फील्ड में, या तो हॉस्पिटल चलाने के लिए, या तो कोई मतलब झाड़ लगाने के लिए, कोई भी समाज में चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करनी है, तो ये सजेस्टेबल है कि थोड़ा सा इनिशियल एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी हो जाए, थोड़ा सा सीए की फीस ज़्यादा भी हो जाए तो हरकत नहीं, लेकिन ये जो है ये सेक्शन 8 कंपनी में ही आपने बनाना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट की कई स्कीम्स ऐसी है कि जो अभी नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट को वो लोग उतनी ग्रांट नहीं देते हैं। अभी सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है उसी को कोई गवर्नमेंट ग्रांट या कोई स्कीम्स अभी देने का प्रावधान बहुत सारी स्कीम्स में है। तो अभी हम देखते हैं बेसिकली कि सेक्शन 8 कंपनी तो हमारा तय होगा कि भाई कि नॉर्मल ट्रस्ट फॉर्म करने के बजाय सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करें। अब सेक्शन 8 कंपनी में भी आप जो है 3 डायरेक्टर से भी आप चालू कर सकते हैं या 7 डायरेक्टर से भी चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको पब्लिक मनी में डील करना है, यानी डोनेशंस एक्सेप्ट करने हैं आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, ग्रांट्स एक्सेप्ट करनी है, पब्लिक से मनी लेना है और करना है, तो इसके लिए ये प्रावधान है कि आपके जो डायरेक्टर बोर्ड जो है वो कम से कम 7 लोगों का है। अगर 7 लोगों का है तो ही वो लोग फिर ATG, 12A, FCRA और बाकी सारे जो ट्रस्ट के प्रावधान है पब्लिक मनी से रिलेटेड उनमें वो फिट बैठते हैं। अगर 3 लोगों का ट्रस्ट है तो वो खुद के पैसे का चैरिटी कर सकते हैं पर किसी दूसरे से पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये डिटेल में आपको इसके लिए मालूम होना चाहिए कि बाद में शुरू में आपने 3 लोगों में कर दिया और बाद में कोई प्रॉब्लम आया तो फिर दिक्कतें आती है। और इसलिए अगर पब्लिक मनी में आपको डील करना है और चैरिटेबल एक्टिविटी आपके मनी के साथ, मतलब आपका स्टेक इन्वॉल्व है, आपका इक्विटी है, इसके साथ साथ पब्लिक से, गवर्नमेंट से भी पैसे उठा के चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करनी है एजुकेशन, हॉस्पिटल या अन्य किसी भी फील्ड में, तो ये ज़रूरी कि सेक्शन 8 कंपनी के जो बेसिक फाउंडर मेंबर्स हो वो कितने चाहिए, एटलीस्ट 7 मेंबर्स आपको चाहिए। तो अभी देखेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो एक तो है सिलेक्ट यूनिक नेम फॉर द कंपनी। उसमें जो है 2 चॉइसेस दिए जाते हैं आपको कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम जो है वो यूनिक रहना चाहिए, ऑल इंडिया में यूनिक रहना चाहिए। तो XYZ नाम से कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, ये सेक्शन 8 कंपनी बनी है, तो नेचुरल है कि आपको वो नाम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कोई भी 2 नाम सजेस्ट करने की, XYZ या ABC कंपनी जो भी आप बनाएंगे, तो आपके CA को देना है कि भाई ये 2 चीज़ है, ये 2 नाम है, इसमें से कोई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और भी आगे ट्राई कर सकते हैं। तो कम से कम 2 नाम आपने चॉइस करने चाहिए जो आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ वर्क डन। आपने प्रीवियसली कोई काम किया है तो उसका कोई फ़ोटो तो होगा, तो फ़ोटो लगते हैं। फिर सोशल वेलफेयर वर्क डन, इंफॉर्मेशन ऑन न्यूज़पेपर कटआउट्स एट्सेट्रा। अगर कोई सोशल वेलफेयर काम किया है तो उसका न्यूज़पेपर का कोई कटआउट है तो वो भी साथ में जोड़ना पड़ता है। मेन एरिया ऑफ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ट्री प्लांटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्प ऑफ द पुअर पीपल एट्सेट्रा। जो कौन से क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटी का थोड़ा सा ब्यौरा आपको देना पड़ता है। एनी अदर एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, तो पहले तो ये किया लेकिन आगे क्या करने वाले हैं, तो ये एनी अदर एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, आगे क्या करने वाले हैं इसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस बना के देना पड़ता है। फिर फ्यूचर 3 ईयर्स प्लान फॉर NGO अलॉन्ग विद एस्टिमेटेड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आगे 3 साल की आपकी दिशा क्या है, आपका क्या प्लान है, उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, रेवेन्यू कितना आएगा, इसका भी एक ब्यौरा आपको देना पड़ता है। मिनिमम 2 फॉर प्राइवेट NGO ट्रस्ट एंड मैक्सिमम 7 फॉर पब्लिक NGO। जैसे मैंने बताया कि जो मेंबर्स कितने लगते हैं, तो 2 मेंबर्स मिनिमम लगते हैं अगर प्राइवेट NGO बनाना है तो, और पब्लिक मनी में डील करना है, पब्लिक NGO बनाना है तो 7 मेंबर्स का आवश्यकता होता है। अभी जो 7 या 2 मेंबर्स आप जो कलेक्ट करेंगे उनका आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट जो भी है आपके पास वो देना पड़ेगा। उनके लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट कॉपी देनी पड़ेगी,
और मोबाइल मंथली स्टेटमेंट या लाइट बिल इन द नेम ऑफ मेंबर। जो भी मेंबर है उसका एक लाइट बिल देना पड़ेगा, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या मोबाइल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो जो भी 7 मेंबर्स है उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको देने पड़ेंगे। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ ईच मेंबर। जो भी 7 मेंबर है उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा और लाइट बिल कॉपी भी देनी पड़ेगी। इसके साथ वो 7 के 7 मेंबर जो है वो सभी का डिजिटल सिग्नेचर निकालना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी उनका डिजिटल सिग्नेचर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो निकाल के दे सकते हैं। तो अभी ये पूरा देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, डॉक्यूमेंट इजीली कंप्लायंस हो सकता है, और नॉर्मल ट्रस्ट को जितना फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है तो उतना ही 1-2 महीने के पीरियड में आपको ये भी चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई भी करने का जो है बड़ा प्लान है, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट में आप ये करने जा रहे हो, और जहाँ पे रॉबस्ट मैनेजमेंट सेटअप, रॉबस्ट डिसीजन मेकिंग एक जैसे एक कॉरपोरेट का होता है उस ढंग का आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि ये आप सेक्शन 8 कंपनी में फॉर्म कीजिए, और जो भी गवर्नमेंट की प्रावधान है उसके बारे में उसका पूरा आप फ़ायदा लेके समाज में जो भी एजुकेशन, हॉस्पिटल, झाड़ लगाना, जो इरेडिएशन ऑफ पॉवर्टी, ये सभी क्षेत्र में आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।